हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। गाइज, हम आज बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। ठीक है। एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बाल विकास क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, डिफाइन इट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि बाल विकास बच्चे के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है। ठीक है। जैसे जैविक, बौद्धिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एवं शारीरिक परिवर्तन, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो बाल विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन काफी हद तक जन्म से पहले के जन्म काल आनुवंशिक कारकों एवं घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जन्म पूर्व विकास एवं आनुवंशिक को बाल विकास के अंतर्गत नहीं देखा जाता। कहने का मतलब ये है कि जो आनुवंशिकी के लक्षण होते हैं किसी भी बालक, जैसे माता पिता के कुछ लक्षण बालक में आ गए, ठीक है, तो ऐसे लक्षणों को हम बाल विकास के अंतर्गत नहीं देखते हैं। ठीक है। जैसे हमारा अगर लोग कहते हैं ना कि बालक की नाक बाप पे गई है या फिर माँ पे गया है, फिर लंबाई बाप पे गई है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को हम बाल विकास के अंतर्गत नहीं देखते। मतलब जन्म के बाद से जितने प्रकार के विकास होते हैं, उनके व्यवहार में क्या चेंजेज आते हैं, उनका मानसिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उनका व्यवहारिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी बिंदुओं को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनमें चेंजेज आ रहे हैं। तो इन सभी चेंजेज को ही उम्र के बढ़ते समय, यानी कि जीरो से, मतलब जन्म से 18 वर्ष तक की आयु तक, मतलब ये जो हमारा आयु वर्ग है, जीरो से 18 वर्ष तक, जिसमें किशोर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं। तो जितने चेंजेज आते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जो है कि बालक की अवस्थाओं स्टेज को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। जैसे 0 से 1 मंथ के बालक को क्या कहेंगे, नवजात शिशु कहेंगे। और हमारा 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहेंगे, शिशु कहेंगे। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को नन्हा बच्चा कहेंगे। 4 से 6 वर्ष तक के प्री स्कूल बच्चा। और 6 से 13 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे, स्कूली बच्चा। 13 से 20 वर्ष, ठीक है, इस किशोरी एवं किशोरी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से रूसो, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, रूसो एक महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक की 3 स्टेज की कल्पना की थी, 3 अवस्थाओं की कल्पना की थी। पहला शैशवावस्था, जो 1 से 6 वर्ष तक, या फिर कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष तक भी देखने को मिलता है आपको शैशवावस्था। ठीक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक ने बालक की 3 अवस्था, शैशवावस्था जिसे हम इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है, और बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, किशोरावस्था एंडोलेंस की अवस्था, ठीक है, जिसे बोलते हैं। मतलब किसने डिवाइड किया था इन 3 अवस्थाओं को, किसने कल्पना की थी 3 अवस्थाओं की, तो आप बताएंगे कि रूसो ने। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाल विकास की क्या आवश्यकता है, ठीक है, इसकी क्या नीड है और इसका स्कोप क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। इंग्लिश में पूछेगा, व्हाट इज नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज इट्स स्कोप। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल विकास अनुसंधान, यानी कि रिसर्च का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का प्रशंसनीय योगदान है। ठीक है। इसके अंतर्गत केवल बालकों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं एवं बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बाल विकास एक खोज का क्षेत्र माना जाता है। बाल विकास में हम ये खोज करते हैं कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है। बालक की सारी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, और बालक में बढ़ते उम्र, ठीक है, बढ़ती अवस्थाओं
में उसमें क्या-क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है? इसलिए इसको कहा रहा है कि बाल विकास जो है कि अनुसंधान यानी कि एक रिसर्च रिसर्च का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का एक क्या है, अप्रेजल कंट्रीब्यूशन, जिसको वो बोलते हैं प्रशंसनीय योगदान है। इसके अंतर्गत केवल बालकों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर, मतलब बालक अपनी बढ़ती उम्र के साथ और अपने विभिन्न अवस्थाओं में उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं उस पर विचार करते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे बाल विकास की पहले आवश्यकता देखेंगे, उसके बाद हम उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो आवश्यकता है क्या है बाल विकास की, बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक सही रूपरेखा तैयार करता है। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक सही रूपरेखा तैयार करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बालकों की सही क्षमता का विकास कर सकें। ठीक है, सेकंड हमारा हो जाएगा कि बालकों के समुचित व्यवहार निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा हो जाएगा पर्सनल इंस्ट्रक्शन, जिसे हम व्यक्तिगत निर्देश बोलते हैं। व्यक्तिगत निर्देश में बालक जो कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं और दोषों द्वारा उनकी प्रवृत्तियों, उनके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से ही मिलती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान जिसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की जो भी व्यक्तित्व से रिलेटेड विकार यानी कि प्रॉब्लम, समस्याएं जो भी आती हैं उसको हम बाल विकास के अंतर्गत यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्या हो सकता है बाल विकास की, व्यवसाय संबंधित निर्देशन है। तो यानी कि बंदा मतलब बालक जो है कि वह किस व्यवसाय के प्रति रुचि ले रहा है, उसकी क्या है अभिरुचि है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं वह बाल विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो व्यवसाय संबंधी निर्देशन हेतु बाल विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अंत में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना जो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी वो क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान की ये महत्वपूर्ण जो है कि आवश्यकताएं रही। ठीक है, आपको बता ही दिया कि ये बालकों के समुचित व्यवहार निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है इत्यादि। अब हम बाल विकास का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, तो बाल विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं। पहला तो हमारा है वातावरण एवं बालक। ठीक है, वातावरण बालक में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के क्षेत्र में दो समस्याओं का स्टडी करते हैं। कौन कौन सी समस्या, पहली समस्या ये है कि वातावरण पर बालक का क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण पर यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर पर बालक का क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के रहने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण पे। जबकि दूसरा क्या है कि वातावरण बालक के व्यवहार पर, शारीरिक व्यवहार, शारीरिक आदि को किस प्रकार से क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है, मतलब किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा ये खरड़ हो जाएगा। सेकंड हमारा आ जाएगा, ये सेकंड टॉपिक हमारा है कि बाल के व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिक का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्ति का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पढ़ेंगे हम इसमें कि इस प्रकार के क्षेत्र में कोई भी बालक अपने आप में अन्य बालकों से व्यवहार, मानसिक विकास आदि में किस प्रकार अलग है। जैसे शारीरिक रचना संबंधी भेद यानी भिन्नता। ठीक है, मानसिक योग्यता संबंधी भिन्नता, सांवेगिक भिन्नता, भाषा विकास संबंधी भिन्नता यानी कि भेद। ठीक है,
तो इसमें ये बता रहा है कि बालक एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। जैसे एक बालक का मानसिक विकास कुछ अलग होता है, दूसरे बालक का मानसिक विकास अलग होता है, दूसरे एक बालक की शारीरिक रचना यानी कि एक एक बालक लंबा होता है, एक एक बालक छोटा होता है। इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ठीक है, इसमें बाल विकास के ये विशेष प्रकार के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये देखे जाते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। थर्ड हमारा हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का क्षेत्र क्या है कि इस क्षेत्र में बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, चिंतन, साक्षात्कार आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। पहला समस्या क्या है, विभिन्न आयु स्तरों पर बच्चे की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में पाई जाती है, और दूसरा यह है कि इनका विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया मतलब इस क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से उसका कल्पना है, और किस प्रकार से उसकी थिंकिंग यानी चिंतन है, किस प्रकार से वह साहचर्य है, लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और इसमें कह रहा है ना कि इन सभी मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं में का अध्ययन दो प्रॉब्लम के रूप में, दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। पहली समस्या क्या है कि विभिन्न आयु स्तर पर यानी अलग अलग आयु स्तरों पर बच्चे की ये विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में पाई जाती है, मतलब कैसी पाई जाती है, कैसी होती है उनकी मानसिक प्रक्रिया। और दूसरा यह है कि यह इनका विकास कैसे हो रहा है, मतलब उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास मतलब डेवलप किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत बालक बालिका का मापन। ठीक है, बाल विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित प्रॉब्लम का मतलब समस्या का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसकी समस्या क्या है और उसका निराकरण यानी कि रेमेडी कैसे किया जा सकता है। तो बालिका बालक बालिका के मापन में हम ये देखेंगे कि बालक बालिका में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार से उसे समस्या आ रही है, और उसका निदान यानी कि निराकरण किस प्रकार से करना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बालक व्यवहार एवं अंतःक्रियाएं, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की इंटरनल रिएक्शन यानी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है, सभी लोग जानते हैं, जैसे सहयोग मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, व्यवस्थापन जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल, टेंशन और अगेंस्ट मतलब विरोधीपन आदि जो भाव होते हैं बालक के अंदर, ये सारी जो है कि भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बाल विकास के ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हमारा 6 पॉइंट है समायोजन, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, समायोजन की समस्या। ठीक है, भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र, पारिवारिक समायोजन, संयोगात्मक संयोजन, शैक्षिक और स्वास्थ्य समायोजन, भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक का किस प्रकार से समायोजन है, इसमें कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। समायोजन का मतलब होता है अपने आप को माहौल के हिसाब से समायोजित एडजस्ट करना। क्या करना, एडजस्ट करना। तो इसमें जैसे कोई परिवार में रह रहा है, तो परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो बालक किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है। ये संवेगात्मक समायोजन मतलब इमोशनल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कि कब क्या इमोशन कैसे करना है। शैक्षिक और स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो होते हैं, उन भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक किस प्रकार का समायोजन है, इसमें उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, 7वां पॉइंट हमारा है कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन। जब बालक विकास की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण तरीके से होता है, तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमान लक्षण आ जाते हैं, अस्वस्थ, पिछड़ेपन, अपराधीपन। ऐसे ही जो है कि बालकों को हम विशिष्ट बालक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जब बालक का विकास, ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास विशेषताओं का दोषपूर्ण तरीके मतलब गलत तरीके से होता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी बालक का जो है कि पालन पोषण और उसका विकास गलत तरीके से होगा, तो उसके कहीं न कहीं लक्षण देखने को मिलेंगे। इन सारे असामान्य लक्षणों के कारण इन बालकों को क्या कहा गया है, विशिष्ट बालक कहा गया है। ठीक है,
8वां हमारा पॉइंट हो जाएगा अभिभावक का संबंध। अभिभावक बालक का संबंध किस प्रकार से बालक संबंधों के निर्धारक, परिवार संबंधी ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्या कि शिक्षक के लिए बाल विकास क्यों आवश्यक है? वाई नेसेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अ टीचर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षक के लिए बाल विकास क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपसे कह देगा कि किसी 2 कारणों सहित जो है कि बाल विकास शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, 2 कारण सहित व्याख्या कीजिए या फिर लिखिए। तो इस प्रकार से हम पहला कारण क्या लिखेंगे कि शिक्षक के लिए बाल विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्न पहलुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। किसके अंतर्गत? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा कि एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार अलग है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। जब भी हम आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में हम आपको बताए हैं कि इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं व्यक्तिक चेंजेज, व्यक्तिक व्यवहार। ठीक है, कि एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा क्रू और क्रू के अनुसार तथा हरलाक के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्रू और क्रू के शब्दों में बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था पूर्व होने तक की अवस्था तक किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो क्या थे? साइकोलॉजी, जिसे हम मनोविज्ञान कहेंगे, मनोवैज्ञानिक कहेंगे। ठीक है, इनके अनुसार जो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, एक साइकोलॉजिक स्टडी है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, यानी कि जब से वह कोई भी बच्चा गर्भ में पलना स्टार्ट हो जाता है तब से, मतलब जीरो से प्रारंभ। ठीक है, जीरो के प्रारंभ से किशोरावस्था पूर्व होने तक, यानी कि किशोरावस्था के पूर्व, जब मतलब किशोरावस्था अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ तक की अवस्थाओं तक किया जाता है। ठीक है, वही हरलाक क्या कहते हैं? हरलाक के अनुसार बाल विकास की क्या परिभाषा है? आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के व्यवहार, रुचियों और लक्ष्य में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उन चेंजेज का की खोज पर बल दिया जाता है। हर्लाक कह रहे हैं कि बाल विकास में मुख्यतः बालक के अभिरुचि, इंटरेस्ट क्या है, उसका क्या टारगेट है। ठीक है, उसमें विशिष्ट जो चेंजेज आते हैं ये खोज पर क्या कहता है, बल दिया जाता है, विचार किया जाता है। जैसे अगर कोई बालक एक विकास कर लिया तो वह जब दूसरी विकास की अवस्था में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं उसका जो है कि स्टडी किया जाता है। किसके अनुसार? हर्लाक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उसकी उसकी व्याख्या कीजिए या फिर उसका जो है कि वर्णन कीजिए। ठीक है, स्टेज वाइज। तो पहला आपको बताएं रूसो के अनुसार पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था है, जन्म से 5 वर्ष तक, या फिर उन्होंने कहा था 1 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो ये जो बालक के विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं इसमें उनके शारीरिक विकास में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे शैशवावस्था दिया है, शैशवावस्था में सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है कि इस अवस्था में शिशु का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था आपको बताया है, ये गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है, या फिर तो शैशवावस्था में इस अवस्था मतलब पूर्व, जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से इसका विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था का पहला बिंदु क्या है कि यह जीवन का अनोखा काल होता है। ठीक है, किशोरावस्था का पहला बिंदु क्या है कि यह जीवन का सबसे कठिन काल और यह परिवर्तन की अवस्था होती है, यानी किशोरावस्था में ज़्यादातर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यह जीवन का बहुत ही कठिन काल होता है, इसे आंधी और तूफान की भी अवस्था कहते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा। ठीक है, इस शैशवावस्था का सेकंड पॉइंट क्या है? जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास दो सोपान यानी 2 भाग में बढ़ जाता है। शैशवावस्था में जो बालक का विकास है वह 2 भागों में बँट जाता है, पहले जन्म से 3 वर्ष तक, फिर 3 से 5 वर्ष तक।
ठीक है। दोनों स्टेज में यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक अलग हम अध्ययन करते हैं, मतलब डिवाइड करके 3 से 5 वर्ष तक अलग जो है कि चेंजेस होते हैं। ठीक है। बाल्यावस्था के सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हम कि 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, जबकि 9 से 12 वर्ष तक की जो है कि विकास क्या होता है, स्थिर हो जाता है, यानी कि स्टे कर जाता है, मतलब रुक जाता है। बाल्यावस्था में कोई भी बालक 6 से 9 वर्ष तक उसका शारीरिक विकास बहुत ही तेज होगा, लेकिन जब वह 9 से 12 वर्ष तक की उम्र में आएगा, एज में आएगा, तो उसका जो विकास होता है वो स्थिर हो जाएगा। एक किशोरावस्था में सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसमें लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। बालक 18 वर्ष तक एवं बालिका 16 वर्ष तक बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे शैशवावस्था में, किसमें जन्म के समय एवं पूरी अवस्था तक बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और वर्ष के अंत में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है। बाल्यावस्था का तीसरा पॉइंट देखेंगे, इस अवस्था में पर्याप्त भार में वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष तक बालकों का भार बालिकाओं के भार से क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार बढ़ने लगता है। बाल्यावस्था में जब बालक, ठीक है, मेल मेल बालक 9 से 10 वर्ष तक बालकों का भार क्या होता है, बालिकाओं से अधिक होता है। उसके बाद से जब 10 के 12 एज बढ़ती है, 10 के बाद से, तो उस समय बालिकाओं का भार बढ़ने लगता है और बालकों का भार कम होने लगता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हमारा किशोरावस्था में। किशोरावस्था का तीसरा पॉइंट है कि इसमें भी बालक और बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। ठीक है। किशोरावस्था में ज़्यादातर ये देखा गया है। चौथा पॉइंट देखेंगे शैशवावस्था का, कि उसकी लंबाई में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं बालकों के। तो 3 वर्ष तक बच्चों का विकास बहुत तेज होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई जो है कि 50 सेंटीमीटर होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के समय लगभग शिशु की लंबाई कितने सेंटीमीटर तक होती है, तो 50 सेंटीमीटर तक होती है। प्रथम वर्ष में उसकी जो कि लंबाई वह 67 से 70 सेंटीमीटर, यानी 67 से 70 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है। और जब वह 6 वर्ष का यानी 6 ईयर का होता है, तो उसकी जो लंबाई है वह 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। बाल्यावस्था में चौथा पॉइंट देखेंगे, बाल्यावस्था में लंबाई कम बढ़ती है। पूरी अवस्था में केवल 2 से 3 इंच तक, यानी कि बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। उसमें केवल 2 से 3 अंश तक, मतलब 2 से 3 इंच तक, जब तक बाल्यावस्था आपको बताए हैं जो कि 6 से 12 वर्ष तक, नहीं, 6 से 12 वर्ष तक केवल लंबाई 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है बाल्यावस्था में। ठीक है। किशोरावस्था में हम हमारा चौथा पॉइंट देखेंगे कि इसे सिर एवं मस्तिष्क का विकास जारी रहता है एवं मानसिक मस्तिष्क का भार 1200 से 14 ग्राम, औसतन 1250। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि एक किशोरावस्था किशोर बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1250 ग्राम, 1250 ग्राम होता है। शैशवावस्था का पांचवा पॉइंट है कि जो बालक है उनके सिर का उनके उनका जो सिर होता है, उनकी लंबाई का कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है। यानी कि अगर बालक का जो बालक की लंबाई मान लो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। बालक की लंबाई मतलब शैशवावस्था में शिशु की एक लंबाई 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो उसकी जो सर की लंबाई होगी वो हमारी कितनी होगी, 12.5 बाल्यावस्था में इसमें दूध के दांत गिरने लगते हैं, उनकी जगह स्थायी दांत निकल जाते हैं। बाल्यावस्था में जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ जो है कि निकल आते हैं। किशोरावस्था में देखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या है, किशोरावस्था में इस अवस्था में कान, नाक, त्वचा, स्वाद इंद्रिय, यानी कि स्वाद लेने की जितनी भी इंद्रियां हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। और छठवां पॉइंट क्या है, शास्त्रावस्था में शिशु की मांसपेशियां उनके शरीर के 23% होते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एक वन लीनियर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो शिशु होती है उनकी मांसपेशियां उनके शरीर के कितने प्रतिशत होती हैं, तो 23% होती हैं। कितने प्रतिशत होते हैं, 23%। छठवां पॉइंट हमारा बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का कितना होता है, 27%। ठीक है। बाल्यावस्था में
8 वर्ष तक जो है कि बालक के मांसपेशियों का भार कितना होता है, पूरे भार का कितना होता है, 27% होता है। ठीक है। और हमारा इसमें किशोरावस्था में हमारा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का विकास तेज होता है, मस्तिष्क का विकास पूरा हो जाता है। 7वां पॉइंट हमारा शिशुअवस्था में 6 मास के बच्चे में मुंह के दांत निकलने लगते हैं। जब 6 माह का बच्चा हो जाता है किशोरावस्था में, सॉरी शिशुअवस्था में, तो उस समय उसके दूध के दांत निकलने लगते हैं। 1 वर्ष में उसमें शरीर में 8 दांत हो जाते हैं। 4 वर्ष में सभी दांत निकल आते हैं। उसके 7वां पॉइंट हमारा हो जाएगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और 7वां पॉइंट हो जाएगा हमारा किशोरावस्था में। इसमें शरीर के विकास, ग्रंथियों का विकास, जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियों का विकास हो जाता है और सामाजिक भावात्मक विकास हो जाते हैं, जिसको हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट हमारा हो जाएगा 8वां पॉइंट हमारा सहस्रावस्था में उनके हृदय की धड़कन जो है कि 96 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 96 बार धड़कता है। क्योंकि बालक ज़्यादातर रोते हैं, वो अपने उनका जो हृदय होता है वो अस्थिर होता है। ठीक है। 8वां हो जाएगा, इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है एवं बाल्यावस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है एवं बालक शारीरिक गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 8वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में खेल कूद एवं अदर दूसरी गतिविधियों गतिविधियों में जो है कि किशोर एवं किशोरी एक्टिव यानी सक्रिय हो जाते हैं एवं अपना वर्क स्वयं करते हैं और स्वयं निर्णय थोड़ा बहुत लेने की क्षमता उनमें जनरेट हो जाती है और किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है।